ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अब आप देखेंगे रणनीति। रणनीति में आज आपको हर खबर रफ्तार से और विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात बिहार की। कल बिहार में राष्ट्रगान पर घमासान था, तो आज तेजस्वी यादव को तिलक और टोपी पर एनडीए घेर रही है। उन पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा रही है। पूरी खबर आप देखिए। तेजस्वी यादव की इन्हीं दो तस्वीरों को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी सवाल उठा रही है तो आरजेडी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पूरा किस्सा कुछ इस तरह है। असल में हुआ यूं कि तेजस्वी दरभंगा के दौरे पर थे। दरभंगा के जाले में अहिल्या स्थान पहुंचे। 5 पंडितों के साथ पूरे विधि विधान से माता अहिल्या की पूजा अर्चना की। वैदिक विधि विधान से तेजस्वी ने करीब 20 मिनट पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी से टीका लगवाया। बिहार की तरक्की और जनता की खुशहाली की कामना की। 5 ब्राह्मण मिलके वैदिक उच्चारण, वेदों के उच्चारण के साथ उनको पूजा करवाएं। मंदिर से पूजा करने के बाद तेजस्वी निकले तो माथे पर बड़ा सा टीका साफ नजर आ रहा था। समर्थकों ने पटका और माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद तेजस्वी का काफिला मंदिर से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर कुमरौली गांव की तरफ निकला, जहां आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। लेकिन तेजस्वी जब इफ्तार में पहुंचे तो तिलक हट चुका था, अब सिर पर टोपी थी। रमजान के 5 महीने पर हम सभी अपने मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं। तेजस्वी ने एडवांस में ईद की बधाई भी दी। बोले कि ईद के मौके पर वो पटना में रहेंगे। लेकिन दरभंगा से आई इन तस्वीरों से पटना की सियासत गर्मा चुकी है। तेजस्वी की तिलक के बाद टोपी वाली ये तस्वीर बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए कि वो खुद मन से गए थे या किसी के दबाव में गए थे। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। बीजेपी ही नहीं, तेजस्वी की तिलक के बाद टोपी वाली तस्वीरों पर जेडीयू ने भी निशाना साधा। सनातन संस्कृति में सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है और सिखाया जाता है, लेकिन आप तो ठहरे वोट के सौदागर, और वोट के सौदागर सिर्फ वोटों की बात करता है और वोटों की सौदागरी करने के लिए जाना जाता है। आप 2025 के चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी। दरभंगा में इफ्तार पार्टी का आयोजन आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा की तरफ से किया गया था। उन्होंने ही तेजस्वी को इफ्तार में आमंत्रित किया था, लिहाजा बीजेपी पर पलटवार करने के लिए वो खुद सामने आए। संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है। आप सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पर। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं वो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव की तिलक और टोपी वाली तकरार बिहार की चौहद्दी से बाहर तक पहुंची। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मुंबई में थे। तेजस्वी के तिलक और टोपी वाले किस्से पर क्या बोले, खुद सुनिए। वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, वो किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी, उनकी आस्था कहाँ है ये पूरा बिहार जानता है। चुनावी हिंदू बनते रहते हैं ये लोग, लेकिन चुनावी हिंदुओं को देश और बिहार अच्छी तरह पहचान रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त है। जाहिर है सियासी वार पलटवार होते रहेंगे, लेकिन तिलक और टोपी पर सियासी वार पलटवार के बीच तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे, जहां आरजेडी दफ्तर का उद्घाटन किया और फिर इफ्तार की दावत में शिरकत भी की। जिस इफ्तार पार्टी में टोपी पहनने पर विवाद खड़ा हो रहा है, अब उस इफ्तार पार्टी में आपको लेकर चलते हैं। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में लूट मच गई और लोग खाने पर कैसे टूट पड़े, वो जरा आप देखिए। मंच पर तेजस्वी बैठे हैं।
मैदान पर टेंट लगा है, भीड़ जुटी है। कार्यक्रम आरजेडी की इफ्तार पार्टी का है, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही खाना लूटने की ऐसी होड़ मची कि तस्वीरें वायरल हो गई। एक एक तस्वीर को सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए। ये दरभंगा जिले का कुम्हरौली इलाका है। तेजस्वी आए तो कार्यक्रम में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी आई। इफ्तार के लिए खाने से भरा वाहन मैदान में आता है। भीड़ वाहन को चारों तरफ से घेर लेती है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वाहन में मौजूद लोगों के लिए खाने से भरे बॉक्स को उतारना भी मुश्किल हो गया। माइक से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जाने लगी। शांति बनाए रखिए, सब लोगों के पास पहुंचेगा। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, सब लोगों के पास पहुंचेगा। आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, शांति बनाए रखिए सब लोग। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं से गाड़ी में कूद पड़ा। इस तस्वीर को देखिए। काली टी शर्ट पहना युवक किसी तरह खाने की पैक्ड प्लेट लेकर आता है। चेहरे पर ऐसी खुशी है जैसे किसी प्रतियोगिता में विजेता बना हो। लोग वाहन पर ही चढ़ गए। व्यवस्थापकों के लिए लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि खाली हो चुके डिब्बे को गाड़ी से ही भीड़ पर फेंक दिया गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस भागम भाग के बीच पिकअप चालक किसी तरह वहां से गाड़ी निकालकर मौके से निकला। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बता दें कि अब तक आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन पटना में राबड़ी आवास पर होता आया है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच पार्टी राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर इफ्तार पार्टी रख रही है। खासकर मिथिलांचल पर इस बार आरजेडी का फोकस है, इसलिए खुद तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे थे। पटना नहीं पहुंच पाते थे, इस वजह से हमको लगा कि इस बार दरभंगा के जाले में भी इफ्तार का आयोजन हो, ताकि आप लोगों के साथ बैठ करके हम ये खुशियां बांट सके। पूर्णिया में भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। मिल करके हम आपके खुशियों में शामिल होने आए हैं और ईश्वर अल्लाह भगवान से हमारी प्रार्थना होगी, हम लोग दुआ करेंगे कि बिहार से बेरोजगारी हटे, महंगाई घटे, पलायन रुके। दरभंगा के बाद आज पूर्णिया में तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये सारी जो सरगर्मी नजर आ रही है उसकी वजह भी जरा समझिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होना है। अलग अलग सियासी दल अपने अपने मुद्दों और एजेंडों को लेकर सियासी पिच तैयार करने में जुट गए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और अब राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आरजेडी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिहार का चुनावी पारा हाई है। विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। इस बार मुद्दा है राष्ट्रगान के अपमान का। निशाने पर फिर नीतीश कुमार है। तस्वीरें पटना की है। हाथों में झंडा, सिर पर पार्टी की टोपी और हाथों में नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर और पोस्टर। आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। पटना की सड़कों पर पुतले जलाए गए। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, नीतीश का पुतला दहन हो रहा है। देखिए, बैनर पोस्टर लेके आरजेडी के प्रवक्ता है महासचिव में पहुंचे हैं। अचेतावस्था में चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस्तीफा दो, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर के बाद अब राष्ट्रगान का अपमान बिहार की सियासत का एपिसेंटर बन गया है। आरजेडी नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठा रही है, इस्तीफे और माफी की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री जी अचेतावस्था में चल गए, उनका इलाज करवाए और मुख्यमंत्री का पद छोड़े। दरअसल आरजेडी एक तीर से दो निशाना साध रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को आगे रखकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाना आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए एनडीए के नेतृत्व को टारगेट किया जा सके। एक तरफ सड़क पर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, कल विधानसभा में भी राष्ट्रगान के अपमान को मुद्दा बनाया गया, तो वहीं पोस्टर के जरिए भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया। राबड़ी आवास के आगे नीतीश कुमार के खिलाफ होर्डिंग लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को खलनायक बताया गया। नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर लगातार हैं। इसी बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया। पटना में राबड़ी आवास के ठीक आगे एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश की तस्वीर है, लिखा हुआ है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नीतीश कुमार के साथ दो और विधायकों की भी तस्वीर लगाई गई। पहली तस्वीर थी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की और दूसरी तस्वीर थी जदयू विधायक गोपाल मंडल की, जिन पर हाल ही में महिलाओं को लेकर अभद्र गाना गाने का आरोप था। ऊपर देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल और जदयू विधायक गोपाल मंडल की भी जो है वो तस्वीर है। ये दोनों विधायक अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर 2 दिनों बाद जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड सामने आया। जेडीयू प्रवक्ता ने राष्ट्रगान पर माफी की मांग को सिरे से ठुकरा दिया। राजीव रंजन ने आरजेडी पर ही निशाना साधा। नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन बहुत छोटे छोटे तरीके से कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि उन्हें भी जवाब देना होगा कि 1997 में उल्टा झंडा फहराना, 2002 में कुर्सियों पर राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, ऐसे लोग अगर नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे तो जनता के विवेक को आप ठगने की कोशिश नहीं करें। जनता सब कुछ जानती है और उनका भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। हाल ही में नीतीश कुमार के कई वीडियोस को लेकर आरजेडी नीतीश की क्षमता पर सवाल उठा रही है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध से इन मुद्दों को और हवा मिली, जिसे लेकर आरजेडी नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रही है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये तो हद ही हो गई। अब आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लाडले मुख्यमंत्री के इस अटपटी हरकतों पर क्यों चुप है? दरअसल ये सारा विवाद पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान बिहार सरकार के प्रधान सचिव मुख्यमंत्री को रोक भी रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आरजेडी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिहार का अपमान बता चुके हैं। बार बार पीएम मोदी के पैर छूने को लेकर भी निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या कर रहे हैं भाई कि खाली गोड़ में छुइएगा? गोड़ छू छू करके तो ये हाल हो गया है कि मन बढ़ू हो गए हैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इन मुद्दों से जेडीयू के साथ साथ बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा, या फिर चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर सियासी हवा अपने तरफ मोड़ने में कामयाब होगी। और अब अगली खबर इस सवाल के साथ, क्या योगी मॉडल से चलेगा सुशासन? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अररिया में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। तनिष्क लूटकांड का आरोपी चुनमुन झा एनकाउंटर में ढेर हो गया। इस एनकाउंटर में 2 इंस्पेक्टर समेत 5 जवान भी जख्मी हुए हैं। पहली तस्वीर आरा की है, जब 11 मार्च को तनिष्क शोरूम में 10 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई थी। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब अररिया में एसटीएफ ने अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स तनिष्क लूटकांड का आरोपी है। नाम चुनमुन झा है। तनिष्क के शोरूम में बड़ी लूट का आरोपी था। नरपतगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने थलहा नहर के पास घेराबंदी कर ली। इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई।
एनकाउंटर में आरा और पूर्णिया तनिष्क शोरूम में लूटकांड का आरोपी और कुख्यात अपराधी चुनमुन झा को 3 गोलियां लगी। उसे घायल अवस्था में अररिया सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल अररिया में उसका ईसीजी और अन्य जांच की गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक कुख्यात अपराधी चुनमुन झा जो विभिन्न कांडों में फरार चल रहा था, इन्होंने जब फायर ओपन कर दिया तो पुलिस ने और एसटीएफ ने अपनी आत्मरक्षा में जो कार्रवाई की है उसमें इसकी मृत्यु हो गई है। इस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी ढेर हो गया। इस दौरान एक अपराधी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इस मुठभेड़ में पुलिस के भी 5 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। छापामारी किया गया जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था। मारे गए बदमाश चुनमुन झा पर 3 लाख का इनाम था। कुख्यात चुनमुन झा पर अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले इस पर दर्ज हैं। चुनमुन झा उर्फ राकेश झा अररिया जिले के पलासी थाना के ही मजलिसपुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम विनोद झा है। और अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां कई शहरों में औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नागपुर को। यहां मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर भीड़ को ऐसा भड़काया कि सैकड़ों लोगों ने कई घंटों तक जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों, दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई और अब इस हिंसा के पीछे के चेहरे सामने आने लगे हैं। जांच में एक और चेहरे से नकाब हट चुका है, जिस पर फहीम खान के साथ दंगे को भड़काने की साजिश का आरोप है। जब तक आखिरी दंगे को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। नागपुर में जो हुआ वो नतीजा था साजिशों के सिलसिले का, सुनियोजित तरीके से तैयार एक नफरती प्लान का। अब नागपुर हिंसा को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सुरागों की सीढ़ी बनाकर उन चेहरों तक पहुंच रही है जिन्होंने नागपुर को जलाने की प्लानिंग की। दंगे के 100 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी और बाकी सबूतों के आधार पर बाकियों की तलाश जारी है। नागपुर पुलिस की कई टीम लगातार एक्शन में है। इन सब के बीच दंगे को लेकर एक और चेहरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। चेहरा है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हमीद इंजीनियर का, जिस पर आरोप है नागपुर हिंसा की पूरी साजिश रचने का। हमीद पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा की साजिश रची। आरोप है कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन हमीद लोगों में डर पैदा करने वाले बयान दे रहा था। उन बयानों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इतना ही नहीं, इन्हीं बयानों का हवाला देकर लोगों से चंदा भी मांगा गया। हमीद इंजीनियर उसी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है जिसका एक नेता पहले से पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि हमीद का साथी फहीम ही नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड था, जिसने दंगों से चंद घंटे पहले भीड़ को उकसाया, थाने के सामने नाबालिगों को भी इकट्ठा किया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़की। हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। फहीम खान की गिरफ्तारी पर हमीद इंजीनियर ने सवाल उठाए थे। 19 मार्च को एबीपी न्यूज से खास बातचीत में हमीद इंजीनियर फहीम खान को बेकसूर बता रहा था। ये सरासर गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। फहीम खान ने कुछ भी नहीं किया। वजह ये है फहीम खान को टारगेट किया जा रहा है। फहीम को बेकसूर बताने वाला हमीद अब खुद सवालों के घेरे में है। पुलिस इसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों नेताओं ने मिलकर नागपुर को जलाने की किस हद तक प्लानिंग की थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर नागपुर को जलाने की साजिश कब से की जा रही थी। कुछ ही घंटों में 600 से 700 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। भारी संख्या में पेट्रोल बम, ईंट और पत्थर कहां से आए। इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिंसा के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर और बाकी आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस को जानकारी दी गई। सीएम ने जांच को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया और बैठक के बाद साफ शब्दों में कहा, किसी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। दंगों में हुए नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा
और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। तो एक तरफ साजिश की जांच जारी है, दूसरी तरफ एक्शन की तैयारी चल रही है और साथ ही हिंसा फिर से ना भड़के इसे लेकर भी एहतियात बरती जा रही है। हिंसा के बाद 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था। 9 थानों में अब भी कर्फ्यू लागू है। 2 इलाके से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद नागपुर हिंसा के रूप में सामने आया। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ दंगाइयों का पक्का हिसाब किया जाए, बल्कि फिर से हिंसा न भड़के इसकी भी पुष्टि की जाए। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी के भांजे सैयद मसूद गाजी को लेकर यूपी में जुबानी जंग जारी है। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के भड़काऊ बयान ने सियासत और गरमादी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और निषाद पर पलटवार किया है। ये यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। अपनी पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर शहर शहर जा रहे हैं। गाजीपुर में संजय निषाद ने सैयद गाजी के बहाने मुसलमानों पर सवाल खड़े कर दिए। पहले संजय गाजी पर संजय निषाद का दिया बयान सुनिए। जिनको वो लोग महापुरुष बना रहे हैं, गाजी हो चाहे औरंगजेब हो, आदर्शवादी पुरुष हो, उनके नामों पर जब मेला लगता है तो लोग आदर्श सीखते हैं। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो क्या सीखेंगे? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। संजय निषाद यहीं नहीं रुके। इसके बाद गाजीपुर से जौनपुर पहुंचे। यहाँ भी संजय निषाद ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल तय है। अपने पुरखों पर आज नाच करते हैं कि गर्दन कटना स्वीकार। अपनी बेहू बेटी को, अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं बेचा। अपने घर पर हरे रंग का झंडा नहीं लगाया। जितने उठाएंगे पैमानों का झंडा तब तक मुसलमान खाएंगे पीठ पर डंडा। इस वक्त यूपी में सैयद गाजी पर विवाद छिड़ा है। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर आयोजित होने वाले नेजा मेले का विरोध हो रहा है। एक तरफ संजय निषाद भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े। जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। औरंगजेब और गाजी के विरोध में लखनऊ में पोस्टर चिपकाए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि संभल में नेजा मेले पर रोक लग चुकी है, जबकि बहराइच और मुरादाबाद में मेले पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी के विधायक का एक बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान, बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद यूपी संभाल लें। यह कहा श्याम प्रकाश ने। केशव प्रसाद देश के लाखों दिलों पर राज करते हैं। केशव प्रसाद के मन में जो आया है वो पूरा होता है। सम्राट अशोक जयंती समारोह में ये बातें कही हैं बीजेपी विधायक ने। नाम है श्याम प्रकाश। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर थे। तो श्याम प्रकाश जो कि बीजेपी के MLA हैं, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। मैं तो चाहता हूं केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें आप सुन रहे थे, उनका ये बयान। सवाल कई अब खड़े होंगे, बीजेपी विधायक ने ये बातें क्यों कही, इसका क्या मतलब? श्याम प्रकाश ने जो कुछ कहा, बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद यूपी संभाल लें, केशव प्रसाद देश के लाखों दिलों पर राज करते हैं, यह कहा श्याम प्रकाश ने। केशव प्रसाद के मन में जो आया है वो पूरा होता है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि सम्राट अशोक जयंती समारोह में बीजेपी के विधायक ने ये बातें कही हैं। सम्राट अशोक जयंती समारोह में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने ये बातें कही। आपको यह भी बता दें कि इसी कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि थे। काला जादू, सफेद पाउडर और मर्डर। मेरठ मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज भी जेल के अंदर से जो खबर आई वो हैरान करने वाली है। अब तक जांच में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। तो क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। कि पहला खुलासा, दूसरे प्रयास में पति सौरभ की हत्या कर दी गई।
यानी इसके पहले भी कोशिश की गई थी। दूसरा खुलासा यह हुआ कि सौरभ के दिल पर चाकू से 3 बार वार किया गया था। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पुलिस की अब तक की पड़ताल में। एक और बड़ी बात, दिल चीरने के बाद सौरभ का सिर काटा गया। सोचिए किस निर्दयता के साथ हत्या की गई, दरिंदगी की इंतहा, सिर काट दिया गया। चौथा खुलासा यह हुआ कि हत्या के पीछे तंत्र मंत्र भी वजह है। यह बात भी कही जा रही कि इसके पीछे तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है। पांचवा जो खुलासा हुआ है अब तक की जांच पड़ताल में, साहिल और मुस्कान ड्रग्स एडिक्ट हैं, यानी नशे की उन्हें लत थी। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुलासा किया, जब से जेल के अंदर आए हैं तब से साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। जिसे प्यार करती थी उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करने वाली मुस्कान की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रोज नए दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी उसका दिल चीरने और सिर काटने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। मर्डर से पहले पति के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने वाली मुस्कान खून की होली खेलने के बाद प्रेमी के साथ बेफिक्र होकर रंगों की होली खेली। ये तस्वीर बता रही है कि कत्ल करने वाले ये दोनों की मानसिक स्थिति कैसी होगी। इस वक्त दोनों जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन मर्डर के पीछे की वजहों की कहानियां छन कर बाहर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ड्रग्स लेते थे, जेल में जाने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रही है। ऐसे में मेरठ जेल के अधीक्षक ने खुलासा किया है कि साहिल और मुस्कान जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं, सफेद पाउडर न मिलने से परेशान हो रहे हैं। जेल की कोठरी में रात काटना मुश्किल हो गया है। इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़पकर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ जिंदगी कटेगी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन समय का चक्र देखिए, अब वो सलाखों के पीछे हैं। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है, उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। मुस्कान और साहिल न सिर्फ ड्रग्स के लिए तड़प रहे हैं, बल्कि वो जेल के अंदर एक साथ रहना चाहते हैं। जेल में पहुंचते ही मुस्कान ने सबसे पहले यही मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए, दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों से नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं। दोनों चिंतित हैं, दोनों परेशान हैं और जिला कारागार के नियमों का दोनों को पालन करना पड़ रहा है। जिला कारागार की जो दैनिक चर्या है, जिसमें सुबह उठना, गिनती करना, नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को बंद होना बैरक में, उसका पालन करना पड़ रहा है तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए। यानी जिस जिंदगी के लिए दोनों ने सौरभ की जान ली, वो लाइफ अब मिलने वाली नहीं है। मौत के बाद जश्न मनाने वाली मुस्कान की मुस्कान अब चली गई है, लेकिन उसकी करतूतों की कहानियां अभी बाकी है। बहुत ही निर्दयता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेरठ जेल अधीक्षक के खुलासे के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या ड्रग्स लेना भी हत्या की एक वजह है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हत्या के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इनके मनोरोगी होने या हमेशा नशे में रहने की ओर इशारा कर रही हैं। मनाली में शराब लाने वाला कैब ड्राइवर जो था, उसने भी इस बात का खुलासा किया कि दोनों हमेशा नशे में रहते थे। सौरभ की हत्या के बाद की मुस्कान की एक एक तस्वीरें देखिए। किसी का मर्डर करने के बाद अक्सर अपराधी घबराए रहते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं, लेकिन मुस्कान की मनाली कसोल वाली तस्वीर बता रही है कि उसे कोई परवाह नहीं था। पति सौरभ को ड्रम में पैक कर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने मुस्कान बर्फ में घूमती रही और अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाती रही। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल और मुस्कान 4 मार्च को शिमला गए थे और वहां 3 दिन रुके। शिमला के बाद कुल्लू मनाली गए, कुल्लू में बर्फ में खेले और पार्टी की।
यही नहीं, शराब मंगाकर दोनों पीते थे। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए मलानी, जब बर्फ पड़ रही ही वहाँ गए। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। पति की डेड बॉडी ड्रम में बंद थी और पत्नी अपने प्रेमी के साथ शिमला में केक काट रही थी। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर 11 मार्च की है, जिस दिन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन मनाया। होटल के कमरे में ही दोनों ने बर्थडे पार्टी की थी। साहिल के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे शंकर लिखवाया था। मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक वाली बात किसी से भी नहीं बताने को कहा था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना कर। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी, इसलिए साहिल के बर्थडे केक पर शंकर लिखा था। मुस्कान अपने प्रेमी को वही केक खिलाती दिखी। पति की मौत और प्रेमी के जन्मदिन पर मुस्कान जमकर नाची थी और साहिल भी डीजे की धुन पर थिरकते दिखा। जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के कसौल पहुंचे और वहां पर दोनों ने जमकर होली खेली। दोनों ने न सिर्फ होली खेलने का वीडियो बनाया, बल्कि साहिल ने वीडियो में विक्ट्री साइन भी दिखाया। ऐसा लग रहा है मानो दोनों ने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलना बताता है कि दोनों की दिमागी हालत कैसी होगी। मेरठ से शिमला और कुल्लू मनाली तक इन दोनों की करतूतों का कोई साक्षी था तो वो है कैब ड्राइवर, जिसको लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 4 तारीख की शाम को 6 बजे लोग निकले थे कैब से, और ये लोग शिमला, मनाली और कसौल जैसे बताया था साहिल ने कि 3 जगह गए थे। 17 को वापस आए थे, 4 को गए थे, 17 की रात में ये वापस आए थे। किस किस होटल में रुके थे, कब कब कहाँ रुके थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस कैब ड्राइवर को लेकर हिमाचल गई है। साहिल और मुस्कान रास्ते में जहां जहां रुके थे वहां पर जाकर पुलिस सबूत जुटा रही है, ताकि पुख्ता सबूत के साथ दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहां पे ये लोग रुके थे होटल में, वहां पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी है, दोनों की गतिविधियों पर रिपोर्ट बना रही है। पैसे के लेन देन से लेकर हत्या से पहले और बाद में किससे बातचीत हुई, सबकी लिस्ट तैयार कर रही है। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो बताया जा रहा है कि ये लोग जब मर्डर करने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश में गए थे वहाँ किए। इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो जब रिमांड पे लिया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो कैब ड्राइवर उससे भी पूछताछ की जाएगी, और अगर लगेगा कि इसे विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए तो डेफिनेटली इसे विवेचना में शामिल कर इसे एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही है, पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो यकीनन कलेजा कपा देने वाला है। सवाल है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे तंत्र मंत्र एक बड़ी वजह है? दिल, दोस्ती और दगाबाज पत्नी। 29 साल के सौरभ और 28 साल की मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। मुस्कान की मुस्कुराहट पर सौरभ फिदा था, इतना प्यार करता था कि घरवालों से बगावत करके मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन सौरभ मुस्कान के लिए कांटे की तरह तब चुभने लगा जब उसकी जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए महीनों तक समंदर में सफर करता था। लेकिन हम सफर से दूर रहने वाली मुस्कान के सफर में साहिल के आने से जिंदगी की तस्वीरें और कहानियां बदलने लगीं। साहिल के साथ दोस्ती होने से पहले मुस्कान की एक बेटी थी, फिर भी दोनों करीब आने लगे।
लंदन में सौरभ जिंदगी जीने के लिए पैसे जुटा रहा था तो मुस्कान साहिल के साथ वक्त गुजारने लगी। दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ लंदन से लौटने वाला है। ये बात जब साहिल को पता चली तो दोनों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटने वाला था। उससे पहले ही 22 फरवरी 2025 को मर्डर के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी 2025 को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश फेल हो गई। सौरभ को शक न हो इसलिए मुस्कान ने बेटी के जन्मदिन पर सौरभ के साथ जमकर डांस किया। दूसरी कोशिश 3-4 मार्च की रात में की गई और दोनों ने सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद 4 मार्च की शाम को साहिल मुस्कान मनाली के लिए रवाना हो गए। हत्या की खबर का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को कैसे मारा। मुस्कान 2016 में जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, जिसकी बेटी की मां बनी, बेहोशी की हालत में उस सौरभ के दिल पर चाकू से एक के बाद एक 3 वार किए। दिल चीरने के बाद सौरभ का सर काटा, फिर ड्रम में डालने के लिए डेड बॉडी के टुकड़े किए। सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 की। वो आई रिक्शा से, ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए। बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने पता है, 1100 दे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। और दोनों ने मिलकर ड्रम के अंदर बॉडी के टुकड़े डालकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही नहीं, अपनी बेटी को भी मर्डर से पहले मायके भेज दिया था। 3 तारीख की शाम को बच्ची अपनी नानी के यहाँ थी। ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है, उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उसके फादर का मर्डर हो गया। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है। फिलहाल पुलिस उन सभी दुकानों और व्यापारियों से पूछताछ कर रही है जहां से साहिल और मुस्कान ने चाकू, सीमेंट और ड्रम खरीदा था। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के मूवमेंट का सही पता चल सके। आपको यह भी बता दें कि सौरभ मर्डर केस में सौरभ के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया। सौरभ के भाई ने मुस्कान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को कराई थी एफआईआर में भाई की हत्या की आशंका जताई गई थी। मुस्कान और साहिल पर हत्या का शक जताया गया था। 2022 में मुस्कान घर छोड़कर भाग गई थी। 2022 में ही सौरभ तलाक लेना चाहता था। सौरभ के भाई ने मुस्कान की मां के दावे पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस जांच की मांग भी की है। उसने उसके भाई से बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा उसने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई बबलू हैं, जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बबलू, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको आशंका हुई और कब आप गए पुलिस के पास? मैं यहाँ से अपने गेट पे आया और मैं अपने बच्चे को खिला रहा था गोदी में, तो हमारे पड़ोसी आया मेरे पास भाग के कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत का जो है वो मर्डर हो गया, देखो वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। तो मैं मम्मी को बताया और सीधा बाहर निकला और बोल रहा हूँ कि भैया ये स्कूटी दो, मैं जब देख के आऊँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सीधा उनकी स्कूटी ली और वो कह रहे कि भाई मैं भी चलूँगा साथ में, तो वो भी मेरे को लेके और सीधा वहीं पहुँच गए। वहाँ पे गली में पहुँचते में देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। मैं थोड़ा आगे गया तो सौरभ के दोस्त मिले वहाँ, तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। मैंने बोलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कह रहे कि भैया तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को जो है ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, उसका ऐसे परेशान। मेरे को तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे पैर वैर काँपने लगे, मैं ऐसा लग रहा जैसे पैर हवा में उड़ रही हो करके, और चक्कर सा आने लगा मेरे को। बबलू, आपसे ये जानना चाहेंगे
कि पुलिस ने आपको बताया कि आपके भाई की हत्या हो गई, या आपने पुलिस में जाकर के जो शिकायत की उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये हत्या हुई और उसके बाद जांच हुई तो ये सारी कड़ियाँ खुल के नज़र आईं? नहीं, मैं जब वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पे जब देखा है तो सब मेरे को मैंने बताया कि मैं भाई हूँ। जो वहाँ पे जाके जो पुलिस थी उन्होंने बोला कि अब आप जो है हमारे साथ थाने आ जाओ, तो उन्होंने सब ने मिल के फिर रिपोर्ट वगैरह कराई है। फिर रिपोर्ट कराने के बाद वो फिर से वापसी उन दोनों को क्राइम सीन पे लेके गए हैं, और फिर अंदर क्या हुआ हमारे को तो अंदर जाने नहीं दिया। वो जो दोबारा से जो भी होता होगा प्रोसेस करके फिर उसको दोबारा से लेके वापसी गए। फिर वो जो बॉडी के लिए हम पीएम ऑफिस गए, वहाँ रात 11 बजे तक रुके। फिर रात में बोला उन्होंने कि अब सुबह आना, हमसे मतलब ड्रम जो खुला नहीं है, तो हम वहाँ से वापसी आ गए। अच्छा, क्या पुलिस ने बताया आपको कि पुलिस को कैसे जानकारी हुई? पुलिस ने तो ये बताया कि उसकी मम्मी आई थी साथ में लेके कि ऐसे ऐसे सौरव को इन्होंने और इनके बॉयफ्रेंड ने मार दिया है। एक इंसान का ही कत्ल नहीं हुआ बल्कि भरोसे का, रिश्ते का भी कत्ल हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।